और मध्य प्रदेश में नई सरकार के साथ ही एक नई राजनीति, एक नई सोच भारतीय जनता पार्टी की सबके सामने दिखाई दे रही है। इसी पर और चर्चा करने के लिए भोपाल से हमारे साथ दो साथी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, सतीश आलिया जी। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ आदित्य भी जुड़ रहे हैं। आदित्य, शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, अब किस तरह से आगे बढ़ने की एक तरह से रणनीति पर काम किया जा रहा है? क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल अभी होना है, कई ऐसे बड़े एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता सांसद हैं जो अब मध्य प्रदेश की राजनीति संभालेंगे, क्या भूमिका उनको दी जाएगी? यही अब मंथन होगा कि मंत्रिमंडल में आखिर कौन चेहरे होंगे, कौन कौन से क्षेत्रों से लोगों को लिया जाए। क्योंकि अलग अलग अंचलों के लिहाज से अगर समझें तो मालवा निमाड़ की अगर बात करें तो मोहन यादव और जगदीश देव की अगर बात करें, तमाविंद की राजेंद्र शुक्ल की अगर बात करें तो वो आते हैं। डिप्टी सीएम के तौर पर अगर देखें तो मालवा निमाड़ से दोनों ही चेहरे आ रहे हैं। चंबल से अगर बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाने की बात की जा रही है। महाकौशल से अभी कोई प्रतिनिधित्व सामने नहीं आया है, लेकिन अब ये उम्मीद कर सकते हैं कि महाकौशल से कई मंत्रिमंडल में जो कई बड़े चेहरे जो है वो निकलकर सामने आ सकते हैं। 47 आदिवासी सीटें मध्य प्रदेश में हैं और उसके में एक बड़ा फैक्टर आदिवासी वर्ग का भी होता है। लिहाजा जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो संपत्तियां हुई के लगभग तय मानी जा रही हैं कि बिल्कुल आदित्य, आप सही कह रहे हैं कि तमाम ऐसे चेहरे अब देखने वाले और भी होंगे। सतीश जी, एक तरह से एक नई राजनीति, नए चेहरों के साथ मध्य प्रदेश से एक नए संदेश देने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है। इस संदेश में आप सोशल इंजीनियरिंग देखते हैं या सामाजिक न्याय? इसमें सामाजिक न्याय भी है, सोशल इंजीनियरिंग भी है और भारतीय जनता पार्टी का जो पार्टी विद द डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, उसको नए सिरे से परिभाषित करने का भी यह फैसला है। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी हमने ये देखा, तीनों जगह एक जैसा पैटर्न है। इसमें यह संदेश भी है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ता को भी ऊपर शिखर पर बैठा सकती है जो कभी बहुत निचले स्तर से जिसने राजनीति शुरू की हो। तीनों राज्यों में हम ये चीज देखते हैं। मोहन यादव को शायद ही खुद को भी उनकी उम्मीद रही होगी कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री इस कार्यकाल में, इस बार विधायक चुने जाने के बाद वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसी उम्मीद शायद उनको भी नहीं रही होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह स्थापित कर दिया है कि जो उनका आम कार्यकर्ता है, जो पन्ना प्रभारी है या बूथ का प्रभारी जो रहता है, वो भी किसी पद पर, किसी चुने हुए प्रतिनिधि को जो पद मिल सकता है वो उसको भी मिल सकता है। पार्टी में संगठन उसको उसकी तरफ देख रहा है। दूसरी तरफ जो जाति का जो समीकरण कहते हैं, भले ही भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि हम जातिवाद को नहीं मानते हैं, लेकिन जिस जातिवाद का मुद्दा कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने उठा दिया है, उसको बहुत जबरदस्त ढंग से काउंटर भारतीय जनता पार्टी ने इसमें किया है। खासकर मोहन यादव का जो सिलेक्शन है वो निश्चित रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी की जो यादव केंद्रित राजनीति है, उसको एक तरह से तोड़ने का ये बड़ा फैसला है कि वो एक परिवार पर सिमटे हुए, यादव परिवार पर सिमटी हुई उनकी राजनीति थी। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ओबीसी को सामने ला रही है, वो उसमें किसी परिवार की बात नहीं है, वो सामाजिक न्याय की बात है और सोशल इंजीनियरिंग की बात है। तो निश्चित रूप से ये 2024 के लिए ये तीनों ही राज्यों का जो फैसला है वो निश्चित रूप से एक निर्णायक एक बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने अभी से इंडी अलायंस पर कायम कर ली है, मुझे ऐसा लगता है। सतीश जी, क्या आपको लगता है कि एक बड़ा संदेश ये भी है कि वो राज्य जहां पे एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के नेता संगठन को भी मजबूत करते रहे हैं और सत्ता में भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आकांक्षी, एक तरह से जब हम एक नए भारत की बात कर रहे हैं तो उस नए भारत में वो तमाम आकांक्षाएं, जो राजनीतिक आकांक्षाएं भी हैं, तमाम कार्यकर्ताओं की, स्टूडेंट लीडर्स की, जो पार्टी को मजबूत करते हैं, उनके लिए भी बहुत सी उम्मीदें आने वाले समय में बना रही है ये पूरे निर्णय जो तीनों राज्यों में लिए गए हैं? देखिए, बहुत ही निश्चित रूप से ये बात है। खासकर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश हमेशा से भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संगठन के स्तर पर एक नजीर के तौर पर रहा है। मिसाल उसकी दी जाती है कि सर्वश्रेष्ठ संगठन अगर जनसंघ का या भारतीय जनता पार्टी का है और रहा है तो वो मध्य प्रदेश है। शिवराज सिंह चौहान हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, ये सब लोग एबीवीपी से ही आए थे और
और नीचे से ऊपर उठकर आए हैं। निश्चित रूप से ये जो वर्तमान में जो छात्र राजनीति जो कर रहे हैं या युवा राजनीति जो कर रहे हैं, यहाँ तक कि कोई पंच और सरपंच और पार्षद के पदों पर जो लोग हैं, अगर वो विचार के प्रति निष्ठावान हैं, राष्ट्र के प्रति अगर निष्ठावान हैं और देश को आगे बढ़ाने की तरफ अगर उनकी राजनीति की दिशा है, तो निश्चित ही संगठन उनकी तरफ देख रहा है और उनको यथा योग्य पद मिल सकता है। हालांकि डॉक्टर मोहन यादव हो या छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री हैं, उनको बतौर मुख्यमंत्री या बतौर जन इतने बड़ा पद मिला है, तो वो उस पर कैसे खरे उतरेंगे, ये अभी देखने वाला दिलचस्प होगा। और खासकर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो अभी ये क्षेत्र का जो संतुलन है, वो संतुलन असंतुलन की स्थिति है। अभी विंध्य क्षेत्र से एक डिप्टी सीएम है और मुख्यमंत्री भी मालवा से हैं, और एक डिप्टी सीएम जो है जगदीश देवड़ा, वो भी मालवा से ही हैं। अभी निमाड़ है, बाकी जो अंचल है मध्य प्रदेश के, उनका प्रतिनिधित्व किस तरह से होगा और अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व किस तरह से होगा, ये देखना दिलचस्प भी होगा और पार्टी के लिए कोई बहुत आसान नहीं होने वाला है। आपका कहना है कि ये भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा, उस संतुलन को बनाए रखना भी वो एक कठिन काम है पार्टी के लिए, जो आने वाले समय में दिखाई देगा। सतीश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि कुछ सवाल और हैं अभी, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं। जगदीश देवड़ा मालवा की राजनीति में बेहद सक्रिय राजनेता और बड़ा दलित चेहरा है। वे 8 बार से लगातार विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। जगदीश देवड़ा मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे 6 बार से लगातार विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। जगदीश देवड़ा ने अर्थशास्त्र में मास्टर ऑफ आर्ट्स पूरा किया है। इसके साथ ही उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से 1979 में पढ़ाई पूरी की। भाजपा नेता जगदीश देवड़ा के पास राजनीति का अच्छा खासा अनुभव रहा है। एमपी मल्हारगढ़ सीट से उन्होंने जीत दर्ज की है। उनकी अहम राजनीतिक यात्रा और राजनीतिक समझ की वजह से आज उन्हें मध्य प्रदेश की सरकार में ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। देवड़ा के राजनीतिक करियर की बात करें तो 1979 में रामपुरा कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव जीतने के साथ ही उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ। वे विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के सीनेट मेंबर बने। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला अध्यक्ष, प्रदेश प्रतिनिधि, जिला संयोजक, अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य समेत संगठन के कई पदों में रहे। इसके साथ ही जगदीश देवड़ा उमा भारती की सरकार से लेकर शिवराज सरकार तक मंत्री पद में रहे हैं। इस दौरान उन्हें कई जिम्मेदारियां सौंपी गईं, जिन्हें उन्होंने बखूबी निभाया। 1990 में विधानसभा चुनाव जीतकर जगदीश देवड़ा पहली बार विधानसभा पहुंचे। इसके बाद 1993, 1998, 2003, 2008, 2013, 2018 और 2023 में लगातार विधानसभा चुनाव जीता। जगदीश देवड़ा ने 2003 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के साथ ही प्रदेश में उमा सरकार बनी, जिसमें देवड़ा को मंत्री पद सौंपा गया। इसके साथ ही उन्हें शिवराज सरकार में भी कई बड़े मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया, जिसमें गृह, श्रम, परिवहन, जेल और वित्त मंत्रालय जैसे बड़े विभाग शामिल हैं। जगदीश देवड़ा की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने एमए और एलएलबी की पढ़ाई की है। उनके परिवार में उनकी पत्नी समेत 2 बेटे हैं। जगदीश देवड़ा के पिता का नाम गेंदालाल देवड़ा है। जगदीश देवड़ा प्रदेश में बड़ा दलित चेहरा माने जाते हैं। उनका जन्म 1 जुलाई 1957 को मध्य प्रदेश के नीमच में हुआ था। वे पेशे से एक वकील और समाज सेवी हैं। और इन्हीं के साथ हम बताएं, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की अगर बात करें तो राजेंद्र शुक्ला मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र से आते हैं। वे विंध्य क्षेत्र के कद्दावर नेता और बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। इसके साथ ही शुक्ला को शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी माना जाता है। सियासी दांवपेच में माहिर शुक्ला की पकड़ विंध्य की राजनीति में बेहद मजबूत मानी जाती है। विंध्य की राजनीति को साधने के लिए शिवराज कैबिनेट में राजेंद्र शुक्ला शामिल रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में रीवा सीट से जीतकर राजेंद्र शुक्ला लगातार 5वीं बार विधायक बने हैं। राजेंद्र शुक्ला का राजनीतिक सफर 1986 में शुरू हुआ, जब वह अपनी पढ़ाई के दौरान इंजीनियरिंग कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद उन्होंने 1998 के विधानसभा चुनाव में विधायकी के लिए पहली बार अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वे
1394 वोटों के करीबी अंतर से चुनाव हार गए, जिसके बाद 2003 में राजेंद्र शुक्ला एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने 1998 की हार का बदला लेते हुए तत्कालीन विधायक पुष्पराज सिंह को हराया। पहली बार विधायक बने शुक्ला को अपने पहले ही कार्यकाल में मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया। उन्हें मध्य प्रदेश सरकार में आवास और पर्यावरण राज्य मंत्री का पद मिला। इसके बाद 2008 विधानसभा चुनाव में राजेंद्र शुक्ला ने एक बार फिर जीत हासिल की और उन्हें इस बार ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय सौंपकर प्रमोट किया गया। 2013 के विधानसभा चुनाव में जीत के साथ ही राजेंद्र शुक्ला के ऊपर दारोमदार बढ़ता गया। इस बार उन्हें उद्योग नीति और निवेश संवर्धन मंत्री के रूप में कैबिनेट में जगह मिली। इसके साथ ही वे जनसंपर्क मंत्री और मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष भी रहे। 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर शुक्ला लगातार चौथी बार विधायक बने। सतीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश जी, जब हम बात करते हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों की और बदलते भारत में एक बदलती राजनीति की, तो राजनीतिक पार्टियां जहां लगातार बात करती हैं दलितों की, पिछड़ों की, ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी ने इन पर लगातार आरोप प्रत्यारोप बहस से आगे बढ़ते हुए एक बड़ी नजीर पेश की है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों ही राज्यों में? निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि जब हम बात करते हैं जातिवादी सबको न्याय देने की, जातिवादी जनगणना की बात बहुत जो समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस, राहुल गांधी भी बार बार जब जातिगत जनगणना की और सबको न्याय देने की बात कर रहे हैं, ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी ने अपने फैसलों से यह स्थापित कर दिया कि वो सही मायने में सबका विकास की जो बात है, समाज कल्याण की बात है, उस पर वो चल रही है। मध्य प्रदेश में जो दो डिप्टी सीएम जो बनाए गए हैं, उसमें एक अच्छी बात यह भी है कि डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, वो उनको एक तेज तर्रार नेता के तौर पर खासकर उज्जैन में उनको माना जाता है। और राजेंद्र शुक्ल जो हैं और जगदीश देवड़ा हैं, ये एक तरह से बहुत सौम्य चेहरा है, राजनीति के सौम्य व्यक्तित्व है। वो बतौर मंत्री हम उनको लगातार देख रहे हैं, करीब करीब 18 वर्षों से दोनों लोगों को बहुत ही सौम्यता से वो काम करते हैं और सौम्य वो व्यवहार रखते हैं। वो बताता, भारतीय जनता पार्टी का फैसला ये बताता है कि उनको एक तरह से प्रमोट करके उप मुख्यमंत्री जैसा पद देकर सामाजिक संतुलन तो बनाया ही है, सौम्यता का भी कहीं सम्मान हुआ है। सतीश जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। एक बड़ी ब्रेकिंग इस समय आ रही है जो सीधे सीधे संसद से आ रही है। संसद की सुरक्षा में चूक की एक खबर आ रही है। हम जानते हैं आज का दिन एक बड़ा इतिहास लेके बैठा है। 13 दिसंबर वो तारीख है जब संसद पर आतंकी हमला हुआ था। संसद से अभी जो खबर आ रही है कि संसद सत्र की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। लोकसभा में एक शख्स कूदा है, सदन को स्थगित किया गया है। संसद की कार्रवाई के दौरान एक चूक हुई है। इस खबर पर और जानकारी के लिए हम अपने संवाददाताओं से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि 13 दिसंबर की तारीख भारत के संसदीय इतिहास या यूं कहें कि भारत के पूरे इतिहास में आतंकी हमलों को लेकर जिस तरह से ये दिन हमें बहुत एक तरह से कड़वी यादों के साथ हमारे सामने आता है, आज ही के दिन संसद में एक चूक हुई है। संसद की कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति कूदा है, जिसके बाद सदन को स्थगित किया गया है। आखिर संसद की सुरक्षा में ये चूक कैसे हुई, क्यों हुई है, क्या है पूरी ये घटना, इस पर और जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता से जुड़ते हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये संसद की सुरक्षा में ये चूक की क्या घटना है, क्या मामला है पूरा? देखिए, आज लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होता है और हम जानते हैं कि 1 बजे के बाद भोजनावकाश किया जाता है सामान्य तौर पर 1 घंटे के लिए। लेकिन ठीक भोजनावकाश से थोड़े पहले जब लोकसभा में सांसद अपनी बात रख रहे थे, हम जानते हैं कि सांसद अपने अपने लोकसभा क्षेत्र के या फिर जनहित से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। उस वक्त दो दर्शक दीर्घा से 2 व्यक्ति अचानक सदन में कूदे। उन्हें उसके बाद वो कुछ नारा जैसा लगाने लगे, हालांकि उसकी आवाज नहीं सुनाई दी और तुरंत ही कुछ सांसदों ने उन्हें पकड़ लिया
कुछ गैस, ये भी कहा जा रहा है कि वो कुछ गैस छोड़ने का प्रयास कर रहे थे। पीले कलर की गैस थी। सांसदों ने इस बात को बताया और तुरंत ही कई सांसदों ने उन्हें पकड़ लिया और सुरक्षा कर्मी वहां पहुंच गए। उन्हें इस वक्त पकड़ लिया गया है। उनका उद्देश्य क्या था, वो नारा क्या लगा रहे थे, ये बहुत स्पष्ट सुनाई नहीं दिया। हमने तमाम सांसदों से बात की, वो ये भी कह रहे थे कि क्या नारा लगा रहे थे, ये आवाज नहीं आ पा रही थी, उस तरह से सुन नहीं पाए। लेकिन ऐसे अचानक दर्शक दीर्घा से वो 2 लोग व्यक्ति कूदे और उसके बाद जब उन्हें पकड़ने की सांसदों ने कोशिश की तब कुछ पीली जैसी गैस वो छोड़ने का प्रयास करते दिखे। उसके बाद हमने देखा कि तुरंत ही सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई और जो तमाम लोकसभा के सांसद हैं वो सदन से बाहर संसद भवन परिसर में आ गए और उसके बाद मीडिया को जानकारी देने लगे। तो ये चूक का मामला ये दिखाई देता है। प्रथम दृष्टया आप देखें, इसकी जांच होगी। हम जानते हैं कि जब इस तरह का कोई मामला आता है तो निश्चित तौर पर इस पे आगे क्या ये लोग कहाँ के थे, उनका उद्देश्य क्या था, आखिर वो क्यों संसद में दर्शक दीर्घा गैलरी से इस तरह से जब सदन चल रहा था तब कूदे। निश्चित तौर पर इस पूरी पहलुओं की इसकी जानकारी ली जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन अभी जो मामला सामने आया है कि लोकसभा में जब शून्यकाल चल रहा था, यानी हम ये उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद अब भोजनावकाश का समय होगा, ठीक उससे पहले 2 व्यक्ति दर्शक दीर्घा से वो सदन की कार्रवाई के दौरान कूदे और जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ स्प्रे टाइप का छोड़ने की कोशिश की। उन्हें पकड़ लिया गया है, संभवतः उनसे पूछताछ भी की जा रही है। जी शैलेंद्र, क्या ये महज इत्तेफाकी है कि ये चूक, जिस चूक की बात करें, जिस घटना की बात की जा रही है कि 2 व्यक्ति दर्शक दीर्घा से कूदकर सदन में एकदम से कूदते हैं और कुछ उनके हाथ में है जिसकी अभी तक जानकारी नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के वो जवान जो संसद की सुरक्षा में लगे थे उन्हें हिरासत में ले चुके हैं, पूछताछ जारी है। लेकिन आज ही वो दिन है 2001 में जब संसद पर आतंकी हमला भी हुआ था और ये नया संसद भवन है, मतलब इसमें सुरक्षा को लेकर तमाम ऐसे इंतजाम किए गए हैं। फिर इस तरह की घटना क्या कहती है? देखिए, अब ये जांच का विषय है। चूंकि हम जानते हैं कि दर्शक दीर्घा में दर्शकों के लिए एक व्यवस्था होती है और उसकी एक प्रक्रिया होती है। ये कैसे अंदर आए, किस ने इनकी अनुशंसा की और आखिर ये अपने साथ कोई स्प्रे जैसा या फिर गैस कैसे अंदर लाने में कामयाब हुए, ये सब जांच का विषय होगा। उनसे पूछताछ की जाएगी और उनका उद्देश्य क्या था। सबसे बड़ी बात है कि आखिर किस उद्देश्य के तहत ये दर्शक दीर्घा से कूदे, तो ये सब कुछ जांच का विषय होगा और पूछा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो तमाम सांसद उस वक्त लोकसभा में मौजूद थे, उन्होंने जिस बात की जानकारी दी है कि अचानक एक तरह से ऐसा माहौल हुआ कि 2 दर्शक दीर्घा से लोग कूदे और उन्हें जब पकड़ने की कोशिश की गई तो कुछ गैस जैसा छोड़ते हुए प्रतीत आया जो पीले रंग की महसूस हुई, पीले कलर की संभवता बताई जा रही है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये सवाल उठता है कि आखिर क्या मामला है। अब पूरे जांच के बाद ये बात सामने आएगी, लेकिन ये सुरक्षा का चूक का मामला तो दिखता ही है। इस पर जांच होगी और उन जो ये 2 लोग हैं इनसे पूछताछ भी की जाएगी, कड़ी पूछताछ की जाएगी कि आखिर उनका उद्देश्य क्या था और वो नारे क्या लगा रहे थे, आखिर वो क्या कहना चाहते थे। और निश्चित तौर पर आज के दिन हम जानते हैं कि ये कड़वी यादें जुड़ी हुई हैं और हमारे वीर शहीदों ने उस आतंकी हमले को नाकाम किया था। देश पर हम सब उन्हें श्रद्धासुमन आज अर्पित कर रहे हैं और उस बीच हमने देखा कि ये अचानक इस तरह की एक अफरा तफरी का माहौल जब देखने को मिला लोकसभा के अंदर, जब 2 दर्शक दीर्घा से 2 व्यक्ति कूद गए अचानक, तो निश्चित तौर पर जांच का विषय तो है ही, सुरक्षा के चूक का मामला भी है। शैलेंद्र, ये देखा जाता है कि जिस समय सदन चलता है उस समय दर्शक दीर्घा में लोग आते हैं सदन की कार्रवाई को देखने के लिए, और चूंकि ये नया संसद भवन है तो उत्सुकता और भी है लोगों में नए संसद भवन में संसदीय कार्रवाई को देखने की। ऐसे में ये जो 2 शख्स है, क्या उम्र लगती है और सुरक्षा के किस तरह के तमाम वो इंतजाम है जिन्हें पार करके कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सांसद हो या दर्शक दीर्घा में जाने वाले तमाम वो व्यक्ति हो जो देखना चाहते हैं, वो किस किस जांच से होकर गुजरते हैं? क्योंकि यहाँ तक होना कि वो मौजूद थे लेकिन उनके हाथ में कुछ है, ये जरूर एक चिंता का विषय है। वो वहां तक कैसे पहुंचा उनके साथ, अगर कोई ऐसा पदार्थ है तो? निश्चित तौर पर देखिए, दर्शक दीर्घा तक जाने की एक प्रक्रिया है। कई बार कुछ सांसद दर्शकों के लिए रिकमेंड करते हैं, कई बार अलग अलग इंस्टीट्यूशन से लोग आते हैं देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को देखने, और जानते हैं कि जब नई संसद बनी है तो इस बात का उत्सुकता भी खूब है। देश भर से छात्रों का दल आता है और सांसदों का एक अलग प्रोटोकॉल होता है। उनको
उनका एक प्रोटोकॉल होता है संसद भवन परिसर में प्रवेश का, लेकिन जो सांसद से अलग जो आम लोग आते हैं, जो दर्शक आते हैं या फिर मीडिया कर्मी आते हैं या फिर कोई अन्य व्यक्ति आता है संसद भवन परिसर में, तो उसको एक जांच से गुजरना पड़ता है। और जानते हैं कि जो जब नए संसद भवन परिसर में प्रवेश से पहले पहले ही जांच होती है, संसद भवन परिसर में प्रवेश से पहले जांच होती है, वहां पर उनकी चेकिंग की जाती है और उसके बाद संसद के अंदर लोकसभा दर्शक दीर्घा में जाने से पहले भी एक जांच होती है। तो ये सवाल तो उठेंगे ही कि ये दोनों जांच के बावजूद कुछ ऐसा स्प्रे लेकर कैसे ये लोग पहुंच गए, चूंकि कोई दर्शक दीर्घा में एक तय प्रक्रिया के तहत तो जा सकता है, चूंकि तमाम सांसद अपने पहचान के व्यक्तियों को या फिर रिकमेंड करते हैं, वो एक सामान्य प्रक्रिया है। और हम जानते हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में हर कोई चाहता है कि देश की संसद की कार्रवाई देखे और हमारी इतनी भव्यतम जो लोकतंत्र है, हमारा जो संस्कृति है, जो परिपक्व होता हुआ लोकतंत्र है, वो सब एक आम दर्शक, एक आम आदमी देखना चाहता है। लेकिन साथ में कुछ ऐसा पदार्थ लेकर कैसे शैलेंद्र, जिन दो लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या दोनों पुरुष हैं? जी बिल्कुल, जानकारी तो यही आ रही है कि दोनों पुरुष हैं। पहले बताया गया कि एक व्यक्ति जो दर्शक दीर्घा में थोड़ा पीछे बैठा था, वो अचानक आगे आता हुआ दर्शक दीर्घा से सदन में के अंदर कूदा, उसके बाद दूसरा व्यक्ति कूदा और दोनों को तमाम सांसदों ने पकड़ लिया। मलुक नागर जो बीएसपी से सांसद हैं और उनके साथ कई अन्य सांसद थे, उन्होंने पकड़ लिया। उस वक्त वो स्प्रे छोड़ने का प्रयास कर रहे थे, उसके बाद तुरंत ही सुरक्षा कर्मियों ने उनको एक तरह से घेरा में ले लिया। तो निश्चित तौर पर ये देखना होगा कि पुलिस के जवानों ने दोनों ही व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है। लगातार पूछताछ जारी है। अभी तक का अपडेट यही है कि संसद की कार्रवाई के बीच दो व्यक्ति दर्शक दीर्घा से सदन के बीच में कूदे हैं, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है कि आखिर उनका मकसद क्या था इस घटना को अंजाम देने का। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान।
और जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, तो कुछ नई जिम्मेदारियों के साथ क्या चुनौतियां भी हैं, इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार सतीश जी। सतीश जी, क्या डॉक्टर मोहन यादव के सामने जहां बड़ी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि एक लंबा राज रहा है भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में, उसे उसी सिलसिले से आगे बढ़ाना, साथ ही साथ चुनौतियां क्या आप देखते हैं डॉक्टर मोहन यादव के सामने? डॉक्टर मोहन यादव के सामने मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती तो शिवराज सिंह चौहान है। राजनीतिक रूप से नहीं, उन्होंने जो एक लंबी लकीर विकास की मध्य प्रदेश में खड़ी की अपने 18 वर्षों के कार्यकाल में, और मध्य प्रदेश के न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और आम जनताओं से, खासकर महिलाओं से जो उन्होंने कनेक्ट बनाया है, एक इमोशनल कनेक्ट जो उन्होंने बनाया है, डॉक्टर मोहन यादव को उस लकीर को बड़ा करना है। जनता से सीधे कनेक्ट की जो बात है वो उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरी चुनौती भी शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिन पहले ही एक तरह से कह दिया कि अब वो 29 सीटें जिताने के लिए काम करेंगे। तो बतौर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने भी ये चुनौती होगी कि पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश ने 28 सीटें मोदी जी को दी थी, भारतीय जनता पार्टी को, 1 सीट छिंदवाड़ा की रह गई थी। वो इस बार 29 की 29 सीटें जीतना है, ये लक्ष्य भी उनके सामने बड़ा होगा। और जो योजनाएं चल रही हैं उनको तो आगे बढ़ाना ही है। जी हाँ, बिल्कुल सतीश जी, 2024 की 29 सीटों पर भी जो नजर भारतीय जनता पार्टी की है वो एक बड़ी चुनौती दिखाई देती है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार के लिए अब मंत्रिमंडल का चुनाव करना भी चुनौतियों से भरा ही होगा, क्योंकि एक संतुलन कायम करना, पूरे मध्य प्रदेश में तमाम क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व रखना इस पूरे मंत्रिमंडल में, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, आपका भी, आदित्य आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वही छत्तीसगढ़ में भी आज नई सरकार का गठन होगा। विष्णुदेव साय आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री भी शपथ लेंगे। भाजपा की विधायक दल की बैठक में विजय शर्मा और अरुण साव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला किया गया था। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नीरज हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। नीरज, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, एक भव्य समारोह, किस तरह की तैयारियां हैं? छत्तीसगढ़ में भी एक तरह से नए प्रयोग के साथ हम कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ की स्थापना के बाद भारतीय जनता पार्टी एक पूरी नई लीडरशिप के साथ अब छत्तीसगढ़ के विकास में आगे बढ़ने जा रही है। देखिए, बिल्कुल ऋतु सही कहा, और किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह का दृश्य है वो हमारे कैमरामैन मोहित को दिखाएंगे। ये देखिए कि हजारों की शपथ ग्रहण जो समारोह है वो शुरू होगा। कई केंद्रीय मंत्री, कई सारे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। चूंकि एक नया प्रयोग किया है छत्तीसगढ़ की राजनीति में, इसी तरह के जो नए प्रयोग हैं गठन किया जाना है। कौन कौन लोग होंगे, कौन कौन चेहरे होंगे जो कैबिनेट में शामिल होंगे, कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तय करते समय उसी तरह से हो सकता है कि तब छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनुराग जी भी मौजूद है। अनुराग जी, सरकार बनने जा रही है, मुख्यमंत्री पद की शपथ है, कुछ देर के बाद ही लेंगे। कैबिनेट कैसा होगा? क्या सौंपाने वाला जैसा निर्णय सामने आया था मुख्यमंत्री को लेकर, क्या कैबिनेट भी ऐसी होगी? देखिए, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं जितना आपके लिए